हाँ हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। बेटे आज मैं आपको आपका थर्ड चैप्टर कृतिका में जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी इसे एक्सप्लेन करूँगी और जिसे मधु कांकरिया ने लिखा है। सबसे पहले आप ये जानिए कि ये चैप्टर किस विधा में लिखा है हिंदी। ये चैप्टर जो है वो यात्रा वृत्तांत एक विधा होती है हिंदी की। यात्रा वृत्तांत महक के आधार पर लिखा है। यात्रा वृत्तांत होता क्या है, कैसी विधा होती है वो, जिस निबंध को या जिस कहानी को, जिस बात को आप यात्रा के आधार पर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं उसके आधार पर आप लिखते जा रहे हो तो उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। ये भी हिंदी में एक विधा होती है। तो ये जो है साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत है मधु कांकरिया का, जो कि सिक्किम की यात्रा कर रही है। और सिक्किम की यात्रा वह अपने एक साथी है, उनकी एक मणि उनके साथ, और जो उनका ड्राइवर कम गाइड है जिसका नाम है जितेन नार्गे, जो नेपाली है, वो जो जीप का ड्राइवर भी है और उसके अलावा उनका गाइड भी है। गाइड क्या होता है? जो जिस क्षेत्र की जानकारी अच्छी तरह से रखता है, वहाँ के एक एक बातों को टूरिस्ट जो होते हैं, जो यात्रा करने वाले होते हैं, उन्हें बताता है, उसे गाइड कहते हैं। तो जितेन नार्गे उनका ड्राइवर कम गाइड है। अब देखिए इस पूरी यात्रा वृत्तांत में हिमालय का वर्णन लेखिका करती हैं कि क्या उसकी सुंदरता को किस तरह से उन्होंने देखा, पहाड़ी क्षेत्र में किस तरह की सुंदरता को उन्होंने इस यात्रा में देखा, क्या क्या वहां पर होता है, उस सब का वर्णन वो जो जो देखती गई उसे लिखती गई और उसे ही इस यात्रा वृत्तांत का रूप देकर उन्होंने इसका नाम रखा साना साना हाथ जोड़ी। ठीक, तो अब देखिए मैं आपको ये पूरा चैप्टर आपको शुरू से बताती भी हूँ और छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि मैंने पहले भी बताया आपको कि इस बार सीबीएसई इनके शॉर्ट नोट्स छोटे एक एक लाइन के क्वेश्चन जो होते हैं या टिक क्रॉस वाले होते हैं या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उनको भी बीच में आपको मैं बताते जाऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन निकल रहे हैं, उनको आप नोट भी करेंगे। ठीक, तो इसमें मधु कांकरिया अपने सिक्किम के राजधानी गंगटोक के आगे का वर्णन कर रही है। सिक्किम की राजधानी जो है वह गंगटोक है। ठीक, वहां पर हिमालय की यात्रा का वर्णन कर रही हैं। इस यात्रा वृत्तांत की विशेषता यह है कि लेखिका ने अपने सामाजिक जो दायित्व है उसके प्रति इसमें लेखिका पूरी सजग है और उसने उसके मन में श्रमजीवी जो परिश्रमी व्यक्ति हैं उनके मन में पूरा सम्मान का भाव है, वो इस यात्रा वृत्तांत से पूरी तरह से उभर कर आ रहा है। लेखिका लिखती हैं कि गंगटोक शहर को देखते ही उसे ऐसा लगा कि जैसे रात्रि में जब रात हो गई तो ऊपर से तारों का चमकना और चारों ओर बिजलियों का चमकना, तो उसे ऐसा लगा जैसे कि आसमान को उल्टा रख दिया हो सिर के ऊपर और वो चारों तरफ तारे उसमें छिटक गए हो। इस तरह से सुंदरता जब उसने देखी तो उसके मुंह से खुद ही निकल गया जो उसकी सुबह की प्रार्थना थी, साना साना हाथ जोड़िए। ये वहां की लैंग्वेज है, साना साना हाथ जोड़िए। एक प्रेयर जो उन्होंने शुरू की थी उस प्रेयर को उसके मुंह से खुद ही निकल गई। फिर उसके बाद जब सुबह हुई तो वो जहां पर उनका नाइट हॉल था वो जगह थी यूमथांग से उन्हें अब दूसरी जगह के लिए जाना। देखिए ये वर्ड जो है ये वहां सिक्किमी भाषा के यूमथांग एक जगह का नाम है। हाँ, तो वहां से उसने कहा सुना था कि यहाँ की बालकनी से हिमालय की कंचनजंगा चोटी दिखाई देती है, तो वो बाहर निकली तो वहां कंचनजंगा तो नहीं दिखाई दिया क्योंकि पहाड़ों में ऐसा होता है बादल बहुत जल्दी लग जाते हैं तो उससे चोटियों का एकदम साफ दिखना मुश्किल होता है। लेकिन उसे क्या दिखाई दिया, एक जगह वो कहती है फूलों की घाटी दिखाई दी, तो उसका मन प्रसन्न हो गया सुबह सुबह। तो उसके बाद जब वह आगे बढ़े तो यूमथांग से आगे बढ़ने के बाद उन्हें जब रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें देखो यहाँ पर उन्हें हर धर्म के लोगों को, मैंने शुरू में कहा कि लेखिका क्या है, समधर्म वाली है, हर एक धर्म की बातें उन्होंने लिखी। रास्ते में जब उन्होंने देखा कि एक जगह श्वेत पताकाएं और एक जगह सफेद पताकाएं और एक जगह कलर्ड पताकाएं जंगल में कहीं फहरा रखी हैं, तो उन्होंने पूछा जितेन नार्गे से कि ये क्यों फहरा के, पताकाएं मीन्स कुछ झंडियां टाइप की ऐसे उसमें बात करके किसी चीज में बात करके लंबी एक पेड़ से दूसरे पेड़ में बांध दी जाती हैं। तो उससे जितेन नार्गे ने बताया कि इसका मतलब ये होता है कि ये पताकाएं जब किसी की डेथ हो जाती है, बुद्धिस्ट में बौद्ध धर्म के लोगों में किसी की डेथ हो जाती है तो वो सफेद पताकाएं फहरा देते हैं। वो जो होती है वो शांति की प्रतीक होती है, शोक का प्रतीक होती है।
और जब किसी के यहाँ किसी का बर्थ होता है, नए बच्चे का जन्म होता है या कोई खुशी का काम होता है, तो उस समय रंगीन पताकाएं फहरा दी जाती हैं। तो वो पताकाओं की संख्या 108 होती है, ठीक। और उनमें बौद्धों के मंत्र भी लिखे रहते हैं। अब आपका प्रश्न बनता है बोर्ड में कि बुद्धिस्ट जो थे, जब लेखिका गई तो रास्ते में बुद्धिस्ट ने जो पताकाएं फहराई थी वो उनकी संख्या कितनी थी? तो आपको पता होना चाहिए उनकी संख्या जो थी वो 108 थी, ठीक। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत से उभर कर आएंगे। उसके आगे जब लेखिका और आगे पहुंची तो उन्हें एक जगह लॉग स्टॉक दिखाई दिया। तो लॉग स्टॉक में वहां पर उसने बताया कि यहाँ पर गाइड की भी शूटिंग। अब आपके गाइड एक पिक्चर, बहुत पुरानी पिक्चर है, उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई, जितेंद्र नार्गी ने बताया लेखिका को। तो आपके लिए प्रश्न बनता है कि गाइड पिक्चर की शूटिंग का वर्णन लेखिका ने किस जगह पर किया है, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि जब लेखिका युमथांग से आगे को जा रही थी तब वहां पर एक जगह जीतेंद्र नार्गिन के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। उसके अलावा देखिए वहां पर कुछ जनजातियों का भी नाम लिया लेखिका ने, जो कौन कौन है, लेप्चा और भूटिया वहां की जनजातियां हैं, जिसे ट्राइब्स कहते हैं, ठीक। तो उन जनजातियों का भी लेखिका ने जितेंद्र नार्ग ने बताया कि ये जनजातियां यहाँ पर रहती हैं और यहाँ पर ही इन स्थानीय यहाँ की ही जनजातियां इन्हें कहते हैं। उसके बाद लॉग स्टॉक को जब घुमाते हुए देखा लेखिका ने, तो लेखिका ने कहा मधुकांकनिया ने कि ये क्या है, इसे क्यों घुमा रहे हैं? बुद्धिस्ट में जो लॉग स्टॉक होते हैं उन चारों, हर एक को चारों ओर घुमा दिया, तो उनका ये मानना है कि हमने सारे मंत्र पढ़ लिए। तो लॉग स्टॉक में फटाफट फटाफट घुमाते हुए जब जा रही थी तो जितेंद्र नार्ग ने बताया कि ये इनका धर्म है, बौद्धों का धर्म है कि लॉग स्टॉक को घुमाने से इनका मानना है कि हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। तो लेखिका ने अपने मन में सोचा कि मैं हमारे भारत में कोई भी किसी कोने में भी चले जाए तो वहां पर हर एक व्यक्ति की आत्मा जो है वो पूरी तरह से धार्मिक है, और इस कोने में, यहाँ पहाड़ में भी लोग इतने धर्म के प्रति आस्थावान हैं कि यहाँ उनका विश्वास, उनके पाप पुण्य की अवधारणाएं सब एक समान हर जगह मिलती है। अब देखिए लेखिका की गाड़ी जैसे जैसे जिस जीप में वो जा रही थी आगे बढ़ी, तो क्या हुआ, वहां पर उन्हें पहले रास्ते में जो जो परिदृश्य दिखाई दिए उन्हें लेखिका अपने लेखन से, अपनी कृति से सजोती हुई आगे बढ़ रही है। एक जगह वो कहती हैं कि स्वेटर बुनती हुई युवतियां दिखाई दी जिन्होंने भारी भरकम कार्टून मीन्स पीछे जिसे बड़ी सी टोकरी होती है, जिसे टोका बोलते हैं वो लोग, ठीक है, उसे अपने कंधों पर ले रखा था और हाथ से स्वेटर में बन रही है। तो और इतनी सुंदरता थी उनके अंदर। तो लेखिका कहती हैं कि इतना विराट वैभव ऐसा सामने मेरे आ रहा था, मैंने इतनी सुंदरता कभी नहीं देखी, ठीक है। और इतना सुंदर परिदृश्य देखकर लेखिका का मन बाग बाग उठा, झूम उठा, और उसकी मुंह से अनायास निकला कि सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, एक पिक्चर का गाना है, इसका भी यहाँ पर जिक्र लेखिका करती हैं। उसके बाद फिर लेखिका कहती हैं कि ऐसा मन हुआ कि जैसे कि मैं इन आसमान छूते पर्वत शिखरों को, जो इतनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं पहाड़ की, इनको मैं देखती रहूं। ऐसी लेखिका अपनी इच्छा जाहिर कर रही है कि इतनी सुंदरता लगी। एक जगह लेखिका कहती हैं कि दूर की धार की तरह झरझर गिरती प्रपात, गुलाबी पत्थरों के बीच बिखराती बहती तीस्ता नदी। अब देखिए आपका प्रश्न बनता है कि लेखिका ने वहां कौन सी प्रमुख नदी देखी? तो आपको पता होना चाहिए कि वो तीस्ता नदी थी, ठीक। तीस्ता नदी को देखा तो वो कहती है लेखिका कि यहाँ का सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। पराकाष्ठा का मतलब सीमा पार कर गया, इतनी सुंदर वो तीस्ता नदी थी कि बहुत सुंदर। एक जगह वो कहती हैं कि ऊंचाई से गिरता फेन उगलता झरना, जिसे क्या कहा, उस झरने का नाम क्या था, सेवन सिस्टर वाटरफॉल। सेवन सिस्टर वाटरफॉल उस झरने का नाम था, क्योंकि वहां पर छोटे छोटे जो राज्य हैं, उन मेघालय है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये छोटे छोटे राज्य जो है 7 हैं, तो इन छोटे छोटे राज्यों को सेवन सिस्टर स्टेट कहा जाता है। तो उन सेवन सिस्टर, इसी के नाम पर उनका नाम भी सेवन सिस्टर वाटरफॉल बोला। आपका प्रश्न बनता है कि सेवन सिस्टर वाटरफॉल या लेखिका ने वहां पर कौन सा प्रसिद्ध वाटरफॉल देखा, उसका क्या नाम है, या सेवन सिस्टर वाटरफॉल कहां पर देखा, किस जगह देखा लेखिका ने, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती जा रही हूँ। झरना उसे लेखिका को
जीवन की अनंतता का प्रतीक लगा। उनकी उसके मन की सारी तामसिकताएं उस निर्मल जलधारा में बहती साधार सी प्रतीत हुई। तामसिकताएं क्या होती हैं? बुरी भावनाएं, बुरी बातें मन में जो होती हैं। लेखिका को लगा कि ये स्वच्छ पानी में मेरे मन की जितनी भी भावनाएं, गलत बुरी बुरी भावनाएं, वो सब बह जा रही हैं। सारी पाप मेरी पुण्य में परिवर्तित हो रहे हैं। तो अब लेखिका कहती कि मुझे वहां से जाने को मन ही नहीं था, लेकिन जितेन ने उन्हें हिलाया। जितेन जो ड्राइवर था उसने कहा कि आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। तो एक जगह लेखिका हिमालय का वर्णन करती हैं कि कहीं पर हिमालय उस हर एक एक पल पल में बदलते रूप में नजर आया। कहीं पर हरियाली, कहीं पर पीलापन, कहीं पर पथरीला, कहीं पर धूप, कहीं पर बादलों की चादर, और इस तरह से माया छाया का खेल सा उसे पूरा हिमालय का दृश्य लगा। तो उसके बाद लेखिका आगे बढ़ती गई जीप से, और वहां पर पर्वत, झरने, फूल, घाटियां, वादियां, सारी चीजें वह अपने आप में देखती जा रही है और उनको अपने अंदर समेटती जा रही है। तो उसके बाद लेखिका को लगा इतना सुंदर परिदृश्य देखकर कि वह ईश्वर की ऊंचाई में जाने से उसे लगा कि वो ईश्वर के बहुत निकट है। मतलब उसे लगा कि मैं बस शायद आसमान को ही छू लूंगी। ठीक, तो फिर से उसके मुंह से वही प्रार्थना सुबह वाली निकली कि साना साना हाथ जोड़ी। मंत्र मुक्ति से वह दूर तक निकल गई और उसकी दृष्टि पहाड़ी औरतों पर पड़ी जो पत्थर तोड़ रही। देखिए, जो पहाड़ में महिलाएं हैं वो कितनी हार्ड वर्कर होती हैं। यहाँ पर लेखिका ने बताया कि उनकी कोमल काया और हाथ पर कुदाल और हथौड़े, पत्थरें तोड़ रही हैं। वो दिन भर मेहनत करती हैं, पत्थर तोड़ती हैं, मजदूरी करती हैं। कंधे में उनके क्या होता है? बच्चा भी होता है। और उसके अलावा पीछे जो जो उनका कार्टून, जो उनका डोका होता है, उसमें शाम को जाते समय लकड़ी, घास वगैरह भी ले जाती है, उनके ऊपर बच्चा भी बधा रहता है। तो देखिए कितनी कर्मठता है पहाड़ में, कितना भयानक दृश्य है पहाड़ के लोगों का, कितनी परिश्रम है, कठोर परिश्रम। तो लेखिका कहती है कईयों की पीठ पर बधे डोकों, जो मैंने बताया बड़ी सी टोकरी, उसे डोका कहते हैं, उस पर बच्चे भी बधे थे। पूरी ताकत से वो कुदाल जमीन पर मार रही थी। उस अलौकिक सौंदर्य से निरपेक्ष में अपनी जीविका के साथ संघर्ष में रत थी। कहने का मतलब है कि अपने पेट भरने के लिए वो संघर्ष कर रही थी, वो कठोर परिश्रम कर रही थी। लेखिका को ऐसा लगा कि किसी समान भाव से नाचती नृत्यांगना के घुंघरू टूट गए हों। स्वर्गीय सौंदर्य के बीच मौत और भूख और जिंदा रहने की जंग उसके सामने थी। वहां खड़े बॉर्डर रोड पर ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारी से पूछने पर पता चला कि पहाड़ी ने सड़कों को चौड़ा करने में कितनी समर्थ है। चौड़ाई बना सड़कों को चौड़ा कर रही हैं, तो उनमें महिलाएं कितनी परिश्रम करती हैं, ये वहां पर ऑर्गेनाइजेशन की कर्मचारी ने लेखिका को बताया। सड़क को चौड़ा करना महिलाओं के लिए ये बहुत परिश्रम था, बहुत कठोर परिश्रम था। तो एक जगह ये और खतरनाक काम भी था। तो एक जगह वो बताते हैं उन्हें कि जब डायनामाइट से पहाड़ों को तोड़ा जाता है तो उसमें कितने लोग क्या करते हैं, इसमें मर भी जाते हैं, उनकी डेथ भी हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मरते मरते बचते भी हैं। इसलिए उसने कहा कि इन्होंने मौत को भी झुठलाया है। ठीक है, और लेखिका को पामलू और गुमला के जंगल याद हो आए। ठीक है, पामलू और गुमला। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आपका कि लेखिका को कौन से प्रसिद्ध जंगलों का वर्णन अपने इस यात्रा में किया है। ठीक है, तो पामलू और गुमला के जंगल। ठीक, उसके बाद वन में दौड़ती हुई बोस्टिया मिलती हैं। तो उसके बाद जितेन ने कहा मैडम ये हमारे, जब उससे बड़ा दुख हुआ कि इतना परिश्रम करनी है, इतनी सुंदर महिलाएं हैं, इतना कोमल इनका शरीर है, तो तब जितेन ने उससे कहा लेखिका से कि मैडम हमारे देश की आम जनता है, ठीक है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, ये तो और भी जगह दिख जाएंगे। हमारे देश की महिलाएं इतनी परिश्रमी होती हैं, ये तो कहीं भी दिख जाएंगी आपको, लेकिन आपको इससे आगे और अच्छा दृश्य दिखाऊंगा मैं करके उन्होंने उसे चलने के लिए कहा। तो अब लेखिका सोच रही है कि देश की आम जनता कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। क्वेश्चन भी आएगा अभी आपका कि क्यों कहा लेखिका ने ऐसा, कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस लौटाना का मतलब है कि आज जो हमारे मजदूर वर्ग हैं वो कितना ज्यादा परिश्रम करते हैं, लेकिन उन्हें उसके बदले कुछ भी नहीं मिलता। नाम किसी और का होता है, बिल्डिंग किसी और के नाम बनती है, सड़क किसी और के नाम होती है, लेकिन जिसने मेहनत करके पत्थर तोड़कर परिश्रम से उसे बनाया वो गुमनाम होता है। तब उसने कहा कि इनको क्या मिलता है इतना परिश्रम करके,
जहाँ पर ये अपनी मौत जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। तो हमारे देश की में ऐसी जनता भी है जो कि इतना अधिक परिश्रम करके देश को इतना विकास का अवसर देती है, और उसके बाद भी इनको कुछ समाज नहीं दे पाता, या इनका पारिश्रमिक इनको कुछ भी नहीं मिलता। ठीक, फिर जीप आगे जब चढ़ी तो एक जगह लिखा गया था हेयर पिन बैन, यानी कि ऐसे मोड़ लेखिका को मिले कि उन्हें लगता था कि शायद हमारी जीप का एक ही पहिया सड़क में है और एक पहिया बाहर निकल गया है। ठीक, लेकिन क्योंकि कम होते हैं वहाँ, सड़कें कम चौड़ी होती हैं, तो कम जगह होती है, इसलिए लेखिका को ऐसा महसूस होता था कि अगर जरा सी अगर सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटने में भी कोई देर नहीं लगेगी। तो आगे लेखिका कहती हैं कि और भी संकरा में तंग रास्ता, नैरो जिसे कहते वो होता गया, और जगह जगह बोर्डों पर लिखा रहता था कि धीरे चलाइए, बच्चे आपका इंतजार करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपने भी देखा होगा सड़क पर जगह जगह बोर्ड लगे रहते हैं, पहाड़ों में खासकर, क्योंकि जरा सी भी अगर असावधानी हुई तो उससे सबका जीवन संकट पर पड़ सकता है। तो एक जगह लेखिका कहती हैं कि चाय के बागानों में देखा कि वहाँ की सुंदर स्त्रियां, लाल रंग का बग्गू पहने हुए एक सुंदर स्त्री, गोरी सी महिला लेखिका को दिखी, तो उसने कहा कि इतनी सुंदरता इसकी कहाँ से आ गई इसके पास। तो लेखिका चिल्ला गई उसकी सुंदरता देखकर, उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। ठीक, एक जगह वो कहती हैं कि लायुंग में उनका पड़ाव था, पड़ाव मीन्स नाइट होल्ड, जब लायुंग में हुआ तो वहाँ पर तिस्ता नदी के किनारे पर लकड़ी के घर में वो ठहरे थे, तो वहाँ पर वातावरण में शांति थी। तो जब कोई भी कहीं पहाड़ में घूमने जाता है तो उसका इच्छा होती है कि वो क्या देखे, वहाँ बर्फ देखे, स्नोफॉल देखे। तो उसके मन में भी था कि मैं किसी तरह से स्नोफॉल देखूं। तो लेकिन वो लोग जब लायुंग में रुके तो वहाँ रात्रि में, तो वहाँ उनको इतने प्रसन्न हो गए वहाँ की सुंदरता देखकर, तो उन्होंने डांस भी किया। तो वहाँ पर लेखिका कहती है कि मेरे साथ की जो मणि थी उसकी एज जो थी 50 ईयर्स थी, और उसने इतना सुंदर डांस किया कि लड़कियों को भी हरा दिया अपने डांस के आगे, लड़कियों को भी माफ कर दिया। वो जो मणि नाम की महिला थी, अब आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि लेखिका के साथ उसकी जो महिला दोस्त दूसरी थी उसका नाम क्या था, या उसके ड्राइवर का क्या नाम था, जितेंद्र नार्गे, महिला का नाम था मणि। ठीक है, तो उसके बाद आगे वो कहती हैं कि अब उनको जब वो वहां तक गए तो बर्फ देखने को नहीं मिली, तो फिर किसी ने बताया कि कटाओ एक स्थान है ऊपर और ऊंचाई पर थोड़ा, तो वहां शायद आपको बर्फ देखने को मिले। जब लेखिका वहां गई तो वहां पर इतना सुंदर परिदृश्य था, तो सब लेखिका ने कहा तो स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा सुंदर है। तो मणि स्विट्जरलैंड गई हुई थी, तो मणि ने कहा कि नहीं, ये स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा सुंदर है, स्विट्जरलैंड भी इतना सुंदर नहीं है। तो उसके बाद लेखिका को जब वहां कटाव में गई तो वहां पर बर्फ मिली। अब लेखिका ने कहा इस बर्फ का आनंद लेने के लिए, क्योंकि वहां बर्फ में जब ताजी ताजी बर्फ गिरती है तो चप्पल अगर पहने हो आप, शूज पहने हो, तो आपका चप्पल या शूज अंदर धंस जाता है, मिलता नहीं है फिर, तो वहां पर लंबे लंबे बूट पहनने पड़ते हैं। अब लेखिका ने सोचा कि बूट की अगर कोई दुकान होती तो मैं बूट खरीदती और इस बर्फ का आनंद लेती, लेकिन वहां पर कोई दुकान ही नहीं थी। अब लेखिका कहती है कि दुकान नहीं होने से ही यहाँ बर्फ देखने को मिली, अगर यहाँ दुकान होती तो क्या होता, यहाँ दुकान होती तो लोगों का आना जाना होता, लोगों का आना जाना होता तो क्या होता, गर्मी बढ़ती, खाना भी बनता, सब कुछ होता, और जहाँ गर्मी होती है वहां बर्फ पड़ ही नहीं सकती। तो इसीलिए यहाँ बर्फ जो दुकान जो नहीं है, उसी कारण यहाँ बर्फ भी हमें देखने को मिली, क्योंकि यहाँ प्रदूषण नहीं है, यहाँ पर लोगों ने स्थान निवास अपना नहीं किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ठंड बनी रही और इसके कारण हमें बर्फ यहाँ देखने को मिल गई। तो उसका पूरा आनंद लिया लेखिका ने। उसे लग रहा था कि विभोर करने वाली दिव्यता हमारे ऋषि वेदों की रचना की होगी। वो कहती है कि इतनी शांत चित्त जगह, वो कहती है कि जो हमारे वेदों पुराणों की रचना हुई है तभी कर पाए होंगे इतने शांत हृदय चित्त रह के, ऐसी जगह में रह के जो ऋषि मुनि थे हमारी, तभी इतने एक सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र उन्होंने तभी पाया होगा। ठीक है, अब उसके बाद एक जगह लेखिका कहती है कि जो हिम शिखर है, पहाड़ों से भरी हुई चोटियां जो हैं, उससे प्रकृति ने कितना नायाब हमारे लिए
एक इंतजाम कर रखा है पानी का कि गर्मी में जब कहीं पानी सब जगह स्रोत सूख जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है, त्राही हो जाती है, तो यही हिम शिखर जो है वो पिघल करके क्या करते हैं, नदियों में पानी बनाए रखते हैं और लोगों की प्यास बुझाए रखते हैं और लोगों को पानी की कमी को हमेशा पूरे करे रहते हैं। तो ये प्रकृति का बहुत अच्छा नियम है, ये प्रकृति का बड़ा अच्छा नायाब ढंग से सारा इंतजाम अपने सृष्टि के लिए है। ये इंतजाम जो है प्रकृति का वो बहुत सुंदर है, ऐसा लेखिका कहती है। उसके आगे कुछ फौजी छावनियां भी दिखाई दी लेखिका को, जहाँ की फौज के लोग विद्यमान थे। तो उससे उन्होंने पूछा कि इतनी ठंड में आप कैसे यहाँ पर चौकीदारी करते हो, कैसे रहते हो। तो उसे वो क्या कहते हैं, फौजी क्या कह रहे हैं, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो, कल तुम्हारा सुरक्षित रहे इसलिए हम यहाँ पर इतनी चौकीदारी करते कि आप सुरक्षित रह सको। ठीक है, हम इसलिए यहाँ पर इतनी ठंड में, जहाँ की पेट्रोल के अलावा सब कुछ जम जाता है, इतनी ठंड में हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात रहते हैं। उसने बड़े उदास मन से कहा। तो लेखिका कहती है कि इतना परिश्रम, इतना कठोर तपस्या हर व्यक्ति यहाँ कर रहा है पहाड़ का। ठीक है, इसके बाद लेखिका ने आगे गई, यूमथांग की एक घाटी मिली, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। तो उनको देखकर भी लेखिका का अब आपको लिए प्रश्न बनता है, यूमथांग में लेखिका ने क्या प्रमुख चीज देखी, क्या देखी, फूलों की सुंदर घाटियां देखी। ठीक, एक जगह चिप्स बेचती हुई एक युवती मिली। तो उससे उसने पूछा लेखिका ने कि आप कौन हो, तुम सिक्किमी हो, महिला से पूछा। उसने कहा नो आई एम इंडियन। तो उसने कहा कि मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, मैं कोई सिक्किमी नहीं हूँ। तो उससे बड़ा प्राउड हुआ लेखिका को। लेखिका ने कहा देखो इनमें भारत की प्रति कितनी देशभक्ति की भावना है। तब लेखिका कहती है यही भावना अगर हमारे कश्मीर में भी लोगों के अंदर होती तो कितना अच्छा होता। ठीक, अब देखिए जितेंद्र उन्हें जानकारी देता जा रहा है। एक जगह वो पहाड़ी कुत्तों के बारे में बताता है कि ये चांदनी रात में ही कुत्ते भौंकते, यहाँ के कुत्ते इस तरह के होते हैं। एक जगह जितेंद्र आगे बताते हैं अपने लेखिका को कि यहाँ पर एक जगह ऐसी है जहाँ पर कि एक कुछ ही दूरी पर तो चावल की अच्छी खासी खेती होती है और पूरी तरह, और दूसरी जगह पूरी तरह से बंजर है। लेखिका ने उसका कारण पूछा। तो जितेंद्र नार्गे कहते हैं कि यहाँ पर गुरु नानक जी आए, गुरु नानक जी जो सिद्ध के गुरु हैं, तो वो आए तो उन्होंने जब जहाँ जहाँ पर चावल छिटके, उनके छिटके हुए चावल जहाँ जहाँ पड़े वहाँ वहाँ खेती होती है, जहाँ जहाँ नहीं पड़े वहाँ की भूमि बंजर रहती है। तो देखिए ये धार्मिक आस्थाएं हैं हमारे समाज की। ठीक है, अब खेदूम की ओर इशारा करते हुए उसने कहा खेदूम एक जगह है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, बल प्रकृति को देवी देवताओं का वास मानते हैं, पेड़ में पौधों में। वो कहते हैं कि यहाँ के लोगों का मानना ये है अगर हम पेड़ काटेंगे तो क्या होगा, हमें पाप लग जाएगा, और जो पेड़ काटता है जो यहाँ गंदगी फैलाता है खेतों में वो मर जाता है। ऐसे लोगों का यहाँ के लोगों का मानना है। इसलिए यहाँ के लोग पहाड़, नदी, पर्वत, झरने इनकी पूजा करते हैं। तो देखिए ये भावना क्या करती है, प्रकृति को सुरक्षित बनाए रहती है। ठीक है, तो लेखिका कह रही है कि हम ऐसे नए नए रास्तों को खोजते हुए आगे बढ़ते रह रहे हैं और देख रहे हैं, और इसी नए नए रास्तों की खोज का नाम ही सौंदर्य है। अब बेटे ये तो हुआ आपका लेसन कंप्लीट कि लेसन के अंतर्गत था क्या करना, लेकिन इसको क्यों आपके उसमें लगा है, इससे आपको क्या उद्देश्य है लेखक का, क्या लेखिका का। तो इसका उद्देश्य ये है लेखिका का कि हमारे ही भारत में इतनी सुंदर जगहें हैं। ठीक है, इतनी सुंदर जगहें हैं जिनमें कि भारत के लोग भारत में ही अपनी यात्रा को जा सकते हैं। जैसे लोग बाहर विदेश में यात्रा करते हैं तो यहाँ का धन विदेश में जाता है, तो विदेश में जाने से अपने देश में ही ऐसे ऐसे कोने हैं जहाँ पर कि आप पूर्ण आनंद ले सकते हो, शांति का, सुंदरता का, सौंदर्य का। तो अपने ही देश में ऐसी जगह है जिसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। ये लेखक का पूरे उसका उद्देश्य है। ठीक है, और अब इसके आधार पर जो क्वेश्चन आंसर है वो ये है। पहला क्वेश्चन है कि किस तरह लेखिका को गैंगटॉक सम्मोहित कर रहा था, कैसे कर रहा था कि उसे जादू की तरह लग रहा था गैंगटॉक का दृश्य। ठीक है, उसे सब कुछ अर्थहीन लग रहा था जब उसने इतनी सुंदरता गैंगटॉक की देखी। गैंगटॉक क्या था, सिक्किम का की राजधानी थी। उसको जब देखा तो उसने गैंगटॉक को बात मेहनत कशों में, दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा। इसलिए कहा
कि बादशाह अपनी मर्जी का मालिक होता है और यहाँ के लोग भी बहुत परिश्रम करते हैं और परिश्रम के कारण वो क्या करते हैं, अपनी इच्छा से जीते हैं। ठीक है, इतने और मेहनत से घबराते नहीं है, कठिनाइयों में भी क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। और यही सबसे बड़ा जीवन जीने का सही अर्थ भी है कि व्यक्ति मेहनत करे और उसके अलावा प्रसन्न रहे। कभी श्वेत कभी रंगीन पताकाओं का किस तरह अलग अलग अर्थों की ओर संकेत करता है, तो किस तरह करता है मैंने आपको बताया। श्वेत पताका है उनके दुख का प्रतीक है, बुद्धिस्ट का, बौद्धों का, और जो रंगीन पताका है वो उनकी खुशी या नवजीवन का प्रतीक है। ठीक, फिर एक जगह वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां मैंने आपको बताया। भौगोलिक परिस्थितियां क्या है कि वहाँ का व्यक्ति मानवीय संवेदना से युक्त है। ठीक है, जनजीवन के विषय में उसने बताया कि सुंदर खूबसूरत प्रदेश है, यहाँ की घाटियां गहनतम है, फूलों से लदी वादियां हैं, और सिक्किम प्रदेश जो है वो चीन की सीमा से भी लगा हुआ सटा हुआ प्रदेश है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ की बौद्ध लोगों की जनसंख्या यहाँ ज़्यादा है, बुद्धिस्ट यहाँ ज़्यादा रहते हैं। फिर एक क्वेश्चन है आपका, लॉग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका पूरी भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? क्यों दिखाई दी? क्योंकि भारत जो है धार्मिक आस्थाओं का देश है। यहाँ किसी भी कोने में चले जाओ, ईश्वर के प्रति धार्मिक आस्था सभी के मन में है। इसलिए उसे लगा कि सारी कितनी भी वैज्ञानिक प्रकृति हो जाए, उसके बावजूद आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणा है हर एक व्यक्ति में समान रूप से हमेशा एक सी रहती हैं। ठीक, उसके बाद देखिए लेखिका ने जिन जिन रूपों का चित्रण किया मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि कितना भी कम लेकर ये समाज को कितना अधिक लौटा देती है। पढ़ते पढ़ाते मैंने आपको बताया था कि समाज में मजदूर वर्ग का बहुत बड़ा देश के विकास में योगदान होता है, लेकिन उसके बदले में उसे कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा वहां पर पीठ में बंधे हुए पत्तों की तलाश में औरतों को देखकर, लोगों का सड़कों को बनाना का परिश्रम देखकर, ये सब देखकर लेखिका के मन में आया कि समाज में मजदूर वर्ग जो है वो कितना अधिक देश की प्रगति में अपना योगदान देता है, उसके बदले में उसे कुछ भी नहीं मिलता, केवल जीविकोपार्जन के लिए ही धन मिलता है और वह उसके लिए बहुत कम होता है, जबकि उनको अधिक से अधिक मिलना चाहिए। ठीक, अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आज की पीढ़ी प्रकृति के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रही है, इसकी रोशनी के लिए क्या उपाय करना चाहिए? कटाव में ही बर्फ का मिलना, नीचे यूमथांग लाइंग में बर्फ का नहीं मिलना, क्या कारण है? प्रदूषण का होना। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से आप क्या योगदान कर सकते हो? आप क्या योगदान कर सकते हो प्रदूषण को बनाने में, बचाने में? पेड़ लगा सकते हो। ठीक है, कार पूलिंग कर सकते हो। उसके अलावा प्रदूषण को दूषित न हो, इसलिए वहाँ कम से कम जहाँ पर वातावरण दूषित न हो, गंदगी कम हो। ठीक है, और जहाँ पर जोर से कहीं पर जैसे ध्वनि प्रदूषण न हो, कहीं पर जोर से बैंड वगैरह ना बजे, इस तरह का प्रयास कर सकते हो जिससे कि प्रदूषण से बचा रहा जाए। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस तरह की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं कि जाड़ों में हाड़ खपा देने वाली सर्दी में भी वहां के लोग सीमा पर डटे रहते हैं, केवल देशवासियों की चैन के कारण, देशवासियों की चैन की नींद सोने के कारण। और रेगिस्तान में भी तपते धूल भरे तूफानों के बीच भूखे प्यासे रहकर भी जवान अपने कर्तव्य की पूर्ति करता है। हमारा क्या दायित्व है उनके प्रति? हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनके इस त्याग का हमारे मन में पूरी तरह सम्मान का भाव होना चाहिए, और उनके जो परिवार के मेंबर हैं वो यहाँ किसी तरह से कष्ट का अनुभव न करें, इसके लिए प्रत्येक नागरिक को प्रयत्नशील रहना चाहिए। ठीक बच्चे, तो ये आज आपका चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। और उसके अलावा जहाँ तक मैं समझती हूँ बेटे, मैंने आज 10th का आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, जिसमें आपको मैंने काव्यांश भी करा दिया है, आपको मैंने गद्यांश भी करा दिया है, आपको मैंने कृतिका भी एक्सप्लेन कर दी है। कृतिका में आपके 3 ही चैप्टर हैं, इसके आगे के चैप्टर जो है वो नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। और आज आप 10th क्लास का कंप्लीट हुआ, तो इस मेरा जो चैनल है इसके माध्यम से आप जितने मैंने वीडियोस डाल रखे हैं उतने वीडियोस को आप एग्जाम टाइम में भी पढ़ सकते हैं, बोर्ड के पेपर के टाइम में भी पढ़ सकते हैं। मैंने आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न भी बता रखे हैं। मेरे उसका नाम, जो मेरा चैनल है उसका नाम आपको पता है, हिंदी भाषा पाठन सरिता करके।
तो उस चैनल के माध्यम से आप अपने वीडियोस को देख सकते हैं। हिंदी ज्ञान पाठन सरिता नाम है मेरे इसका। तो इसमें जाके आपको कभी भी किसी समय भी आप किसी भी लेसन को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसे आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद बेटे, और ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।